हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड्स प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जिस चैप्टर के ऊपर अभी डिस्कशन कर रहे हैं या जो चैप्टर हमारा अभी रनिंग में है वो है हमारा फॉरेस्ट आर लाइफ लाइन। ठीक है, देखिए हम लोगों ने फॉरेस्ट के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है और एक तरीके से अगर हम कहें बात की यार, हम लोगों ने जो है फॉरेस्ट किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। इतना ही नहीं, हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया है कि किस तरीके से फूड चेन और फूड वेब में जो फॉरेस्ट हैं वो कितना अहम रोल निभा रहे हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है। अब हम बात करते हैं कि जब हम फॉरेस्ट के बारे में इतना सब कुछ पढ़ चुके हैं तो क्या कभी ऐसा हुआ होगा कि फॉरेस्ट वगैरह को बचाने के लिए कुछ मूवमेंट्स वगैरह चले होंगे। सोचने वाली बात है ना। देखिए आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि पहले के टाइम पे जैसा शासन हुआ करता था, ठीक है, जैसे राजा वगैरह हुआ करते थे, उनके जो बेटा वगैरह हुआ करते थे, या जो भी सीन होता था उस टाइम पे। आज के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा हम लोग एक तरीके से देख रहे हैं कि ऐसा कोई सीन है नहीं, ऐसा कोई हमें नज़र भी नहीं आता है। लेकिन होता क्या था कि पहले के टाइम पे जैसे मान लीजिए पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, इसके अलावा जो जंगल में जो वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, जो एनिमल्स वगैरह हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि पहले के टाइम पे इतना ज़्यादा तो कुछ हुआ नहीं करता था, है ना। तो एंटरटेनमेंट के लिए क्या किया जाता था, शिकार वगैरह करना, इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन इनको बचाना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, समझना, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको बचाने में, उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उनको हमेशा बनाए रखने में जो मदद कर रहे हैं वो हमारे फॉरेस्ट ही हैं। तो आज हम कुछ मूवमेंट्स वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी देखेंगे। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से मूवमेंट्स हुए और उन्होंने हमारे जो फॉरेस्ट वगैरह हैं उनको किस तरीके से हेल्प प्रोवाइड की, और जब फॉरेस्ट वगैरह कट रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट हमारे आम जीवन में पड़ेगा, इसके बारे में हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। तो हमारे साथ में जो है बहुत ही प्यारी और औसम टीम है जो आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन शानदार और ज़बरदस्त तरीके से कर रही है, ठीक है ना। आप अपनी प्रिपरेशन इनके साथ में मिलकर के ज़बरदस्त कर रहे होंगे, मुझे पूरा यकीन है। जैसा कि आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने अभी तक जो चैप्टर रिमेनिंग है हमारे, तो एक तो हमारा बॉडी मूवमेंट वाला है और एक हमारा लगभग लगभग जो मान लीजिए कि मैं बात कर सकता हूँ बॉडी मूवमेंट्स के अलावा मूवमेंट इन एनिमल्स के बारे में, और एक हम पढ़ेंगे सोइल वाला जो चैप्टर है। हमारे दो चैप्टर रिमेनिंग है। तो सबसे पहले मैं जो चैप्टर लूँगा वो है हमारा बायोलॉजी से रिलेटेड, कहने का मतलब बॉडी मूवमेंट वाला चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले कुछ जो हमारे ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस होंगे इनको देखेंगे, उसके बाद में देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के बाद में क्या करना होगा, फटाफट से बेल आइकन को प्रेस कर देना होगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। और किसी तरह की कोई क्वेरी है, किसी तरह की कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आप अपनी समस्या को मुझे लिख सकते हो कि सर यहाँ पे मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, उसको अपन जरूर डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि आप लोगों को क्या करना है बेटा, फटाफट से आप लोगों को एक काम करना है, वो ये कि आप लोगों को जो है टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है गूगल प्ले स्टोर पे जा करके, ठीक है। अब जैसे ही आप टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेते हैं तो होगा क्या, सिंपल सी बात वो ये कि आप यहाँ से हमारी टेक्निकल टीम ने जो आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल वगैरह बनाया है और जो डीपीपीज वगैरह हैं, इसके अलावा नोट्स वगैरह हैं, ये सब आप इजीली यहाँ से क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, वो भी विदाउट एनी कॉस्ट, कहने का मतलब बिल्कुल फ्री 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 फ्री, ठीक है। तो करना क्या होगा, आप लोगों को एक काम करना है, वो ये कि सभी क्लासेस के लिए अलग अलग पाथ बने हुए हैं, लेकिन हमारे लिए जो काम का पाथ है, जो हमारी क्लास के रिलेटेड है, मतलब हम भाई काम के तो सभी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो हमारी क्लास से रिलेटेड होगा हम तो उसी को देखेंगे ना यार। तो वो है हमारे पास में t.me/ttb07। आप इस बात को फॉलो कर सकते हैं और यहाँ से अपना स्टडी मटेरियल इजीली
एक्सेस कर सकते हैं, वो भी फ्री। एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर उसके बाद में हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, और भी ज़बरदस्त और शानदार प्रिपरेशन करने के लिए आप लोगों को एक काम करना है, वो ये कि आप लोगों को जो है सिंपल सा काम करना होगा, टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को आप लोगों को विजिट करना है, जो कि है www.talkingtextbooks.in। ठीक है, अब जैसे ही आप यहाँ पे आ जाते हैं तो होगा क्या, आप डायरेक्टली क्या होगा, आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग देखना होगा, जिसमें आप लोगों को क्या क्या मिल रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल है, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, होमवर्क हैं, क्विजेज हैं, पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स हैं। इसके अलावा हम बात करें जो हमारे पास में है ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेशंस, इसके अलावा स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस, ये सब आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। तो आप लोगों को काम करना है वो ये कि आपको बाय नाउ पे क्लिक कर देना होगा, और जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा, आप डायरेक्टली हमारे प्राइस डिटेल वाले पेज पे आ जाओगे, और यहाँ से आपको बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। सर कैसे फ़ायदा? फ़ायदा ऐसे कि आप लोगों को क्या करना होगा, मेरा कूपन कोड यूज़ करना है। कहने का मतलब आप लोगों को जैसे ही ये आप अप्लाई करते हैं VR Live, तो आपको इस अमाउंट पे क्या होगा, 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा तो सिंपल सी बात ये होगी कि हमें कितने का फ़ायदा हो गया, 2700 का। ठीक है, जैसे ही आप मेरे कोड को यूज़ करते हैं तो होगा क्या बेटा, आपको 2700 का फ़ायदा मिल जाएगा। कहने का मतलब 30% डिस्काउंट आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, और जो पेबल अमाउंट रहेगा वो रहेगा ओनली 6300। ठीक है, और आप लोगों को क्या करना है, बाय पैकेज पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप बाय पैकेज पे क्लिक करते हैं तो होगा क्या, ये जो 6300 का अमाउंट है, ये जो 6300 का अमाउंट है, आप अपनी सुविधा अनुसार पे कर सकते हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, चाहे वो नेट बैंकिंग। ठीक है, अब हो सकता है कि आपको कोई क्वेरी हो सकता है आपको कोई क्वेश्चन करना हो सकता है कि आपको कोई चीज़ पूछनी हो, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा बेटा, एक काम करना है आप लोगों को, वो ये कि आप लोगों को अपना मोबाइल उठा लेना है। मोबाइल उठाने के बाद में आप लोगों को नंबर डायल करना है 9549041111। जैसे ही आप इस नंबर को डायल करते हैं तो आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरी है, जो क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, हो सकता है कि आपको कुछ बात पूछनी हो सकता है कि आप कुछ टेक्निकल एरर में उलझे पड़े हुए हों, तो उस सिचुएशन में आपको कौन समाधान प्राप्त करवाएगा, यहाँ से ये नंबर। ठीक है, और इसके अलावा जो बहुत ही प्यारी शुरुआत जो टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स ने आप लोगों के लिए की है, जिससे आप अपने बारे में पता कर सकते हो आपकी जो स्टडी है वो कितनी मीनिंगफुल है, आप अपनी स्टडी को लेकर के कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तो उसके लिए आप लोगों को काम करना होगा, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना होगा, जो आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को डायरेक्टली आगे लेके चलता हूँ। हो गया, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है जिस चैप्टर के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा फॉरेस्ट। एक मिनट, जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट ऑफ लाइफ है। आज लगभग जो है मान लीजिए आज हम इसकी आज लास्ट क्लास लेने वाले हैं, और कहने का मतलब ये कि इसके बाद में कुछ अगर हमारे ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस होंगे मैं उनको देख लूँगा एक बार, उसके बाद में हम लोग जो है इस चैप्टर को बिल्कुल फिनिश कर चुके होंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमारा जो सिलेबस है धीरे 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 अंतिम चरणों की तरफ चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है क्या करना है हमें, फटाफट से हमारा कार्डिनल प्रॉमिस, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर
and make proper notes of it so that I can become a smart student। फटाफट से कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलिए देखिए स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट में मैंने आप लोगों को बहुत कुछ बता दिया है। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो हैं हमारे फूड से रिलेटेड थी, वो चीज़ भी हम लोग देख चुके हैं। तो आज हम जो देखने वाले हैं कि डिफॉरेस्टेशन के कहने का मतलब, अगर हम लोग पेड़ पौधों को काट रहे हैं, अगर हम कहीं ना कहीं हमारे फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, चाहे देखो आज अगर मैं बात करूं कि डैम वगैरह बन रहे हैं, या हम बात करें जो रोड वगैरह बन रहे हैं, या हम बात करें कि यार जो पॉपुलेशन है उनके लिए जो घर वगैरह बना रहे हैं, मल्टीप्लेक्सेस वगैरह जो बन रहे हैं, तो एक बार बताओ, क्या उस जगह पे कितने सारे पेड़ पौधे हुआ करते होंगे जिनको हटाने के बाद में हम लोगों ने वहाँ पे एक सोसाइटी बना दी या कोई इंडस्ट्री वगैरह को बना दिया, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में क्या हो रहा है, उसका जो इफेक्ट है हमारे जीवन पे देखने को मिल रहा है। क्लाइमेट किस तरीके से चेंज हो रहा है, पहले के टाइम पे कहा करते होंगे कि सितंबर के टाइम पे क्या हो जाती थी, सर्दियाँ आ जाया करती थी, लेकिन आज के टाइम पे देखो आप, अक्टूबर पूरा निकल चुका है, आज अक्टूबर की लास्ट डेट है, ठीक है ना, लेकिन अभी तक भी हम लोग जो है आराम से एसी वगैरह ऑन करके सो रहे हैं। हाँ, सुबह और शाम के टाइम पे थोड़ा हमें फील होता है कि यहाँ सर्दी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जो है स्वेटर वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ मूवमेंट्स वगैरह के बारे में अपन पढ़ेंगे, चिपको मूवमेंट्स वगैरह किस तरीके से हुए थे, एक हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में और एक हम पढ़ेंगे राजस्थान के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, मैंने आप लोगों को पिछली क्लास के अंदर भी इनके बारे में बताया था, लेकिन मैं वापस से जो है यहीं से स्टार्ट करता हूँ। अगर हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में फॉरेस्ट वगैरह को नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो उसका जो इनडायरेक्ट इफेक्ट है वो हमारे जीवन पे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर मैं बात करूँ डिफॉरेस्टेशन के बारे में, तो मैंने आप लोगों को पिछली क्लास के अंदर भी इस बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया था कि जो हमारे लंग्स हैं, जो हमारी नेचर के लंग्स हैं, जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, उसका सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो हमारे फॉरेस्ट ही हैं। और फॉरेस्ट में प्रेजेंट जो प्लांट्स हैं, जो पेड़ पौधे हैं, जो हरियाली है, वो एक अपने आप में बहुत अहम रोल प्ले कर रही है। नेक्स्ट, इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से डिफॉरेस्टेशन का जो अफेक्ट है या इफेक्ट है जो हमारे जीवन पे हो रहा है। इसके अलावा हम बात करें जो एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, डैम्स, फंडामेंटल, ग्रेजिंग एंड द ऑर्गेनाइजेशन, अर्बेनाइजेशन, कॉमर्शियल लोगों की अगर अपन बात करें, देखिए सिंपल सी बात को समझने का कोशिश करना, भाई पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इस चीज को समझना। तो इस चीज से हम इस चीज को, इन बातों को समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जब पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी तो उनको रहने के लिए घर की जरूरत रहेगी। घर तो रहेंगे ना, चाहे वो कैसे ही रहे, कहीं ना कहीं तो रहेंगे, ठीक है। और उनको खाने पीने की ज़रूरत रहेगी, उनको सुविधाएं भी चाहिएगी। तो अब एक बार बताओ मुझे आप लोग, रहने के लिए घर चाहिए, तो वहाँ पे जहाँ पे वो रहेंगे तो वहाँ पे पहले पेड़ पौधे हुआ करते होंगे, उन पेड़ पौधों को काट दिया जाएगा, ठीक है। पेड़ पौधे लगाएगा कौन? और इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊं कि उनके खाने पीने के लिए क्या करना होगा, हमें एग्रीकल्चर लैंड्स वगैरह जो है उनकी साइज को इंक्रीज करना होगा। अब इनकी साइज को इंक्रीज करेगी तो पहले से वहां पे क्या थे, पेड़ पौधे, तो वहां पे भी किसको नुकसान हुआ है, पेड़ पौधों को ही नुकसान हुआ। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। नेक्स्ट मैं बात करूं डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या इफेक्ट है, जो सोइल इरोजन वगैरह, जैसे अपन अगर बात करें मृदा क्षरण की, अगर अपन बात करें, सोइल की जो फर्टिलिटी होती है वो कहीं ना कहीं कम होती चली जाती है। नेक्स्ट इसके अलावा मैं बात करूं जो हमारे एनिमल्स वगैरह हैं, वाइल्ड लाइफ की अगर अपन बात करें, तो इनके लिए जीवन में, इनके लाइफ के अंदर, इनका जितना भी लाइफ स्पान है उसके अंदर ले दे करके अगर कोई चीज़ बचती है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या बचती है, वो हमारे फॉरेस्ट ही है, जो जिनके ऊपर ये डिपेंडेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे पूरी की पूरी इकोसिस्टम के बारे में, हमारे
इकोलॉजिकल सिस्टम के बारे में। तो आप लोगों को पता होगा पूरा का पूरा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है कहीं ना कहीं किस रूप से बना हुआ है, किस फॉर्म से बना हुआ है, ये बना हुआ है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के। अब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को मैंने कई बार इस बात को रिपीट किया हुआ है आप लोगों के साथ में कि बेटा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जीव जंतु इस दुनिया में विचरण कर रहे हैं, जो सांस ले रहे हैं, जो अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, जो अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिनकी स्पीसीज आगे बढ़ रही है, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, उनको सरवाइव करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? एबायोटिक कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। कहने का मतलब नॉन लिविंग थिंग्स की ज़रूरत होती है। अब नॉन लिविंग थिंग्स की ज़रूरत होती है, कहने का मतलब पानी, कहने का मतलब लाइट वगैरह की अगर अपन बात करें। अब ये कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी तो क्या होगा? पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो गड़बड़ा जाएगा। और इसी में अगर अपन बात करें जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, अगर मान लो कि CO2 धीरे धीरे इंक्रीज होने लग गई और ऑक्सीजन जो है धीरे धीरे डिक्रीज होने लग गई, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं क्या सबके सभी सिलेंडर लगा करके घूमेंगे क्या? ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। सिंपल सी बात है कि नहीं? तो मैंने आपको ये बातें बता दी थी। अब इसके अलावा मैं बात करूँ क्लाइमेट चेंजेस के बारे में, एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को क्लियर करता हूँ क्या होता है। देखिए बात को समझना, क्लाइमेट चेंजेस के बारे में अपन समझते हैं। आप लोगों को मैं एक बात बताऊं कि वो ये कि आप लोगों को पता है अगर कहीं ना कहीं अगर CO2 इंक्रीज होगी, ठीक है, अगर CO2 इंक्रीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड अगर इंक्रीज हो रही है तो किसका रेशो बढ़ रहा है? कार्बन का रेशो बढ़ रहा है, ठीक है ना। और इसकी वजह से हमारी जो अर्थ है इसका धीरे 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 टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, मैंने यहाँ पे इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है कि जब पिछले साल के, अभी तो चलो ठीक है कोरोना काल था, कोरोना काल की वजह से हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो है यूज़ वगैरह कम हुई हैं या किसी न किसी कारण वजह से वो रह गई हैं। कोटा का जो टेम्परेचर था वो +50, ठीक है, इतना तो मेजर किया गया था। अब उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है भाई हम लोगों ने जो हमारी डेली रूटीन की अगर अपन बातें करें, ठीक है ना, तो वो कहीं ना कहीं इंप्रूव हुई है। इतने एसी वगैरह यूज़ हो रहे हैं, रेफ्रिजरेटर वगैरह यूज़ हो रहे हैं, और इनसे जो गैसेस निकल रही हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कहने का मतलब CFC। इसके अलावा हम बात करें जो वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह निकल रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम को डगमगा रहे हैं। कहने का मतलब हमारी जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रहा है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है धीरे 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 हमारे अर्थ के टेम्परेचर को क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। और जब इंक्रीज करेगी, जो ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं इनका जो पानी होता है वो क्या होता है? धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट हो जाता है। बस समझ में आई ना? अब जब ग्लेशियर्स का पानी भी पिघल रहा है, धीरे धीरे टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, और अगर मान लो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं क्या सभी इसमें सर्वाइव कर देंगे? क्या नहीं कर सकते ना। जिनके पास में, अच्छा मैं आप लोगों को एक चीज़ और इसी से रिलेटेड बात बता देता हूँ, इसी से ही रिलेटेड है। आप लोगों को पता होगा कि जू वगैरह होते हैं, जो आर्टिफिशियल जू अगर की अपन बात करें तो वहाँ पे क्या किया जाता है? जंगलों से वाइल्ड लाइफ को पकड़ करके ले लिया जाता है और उनको वहाँ पे रख दिया जाता है ताकि चिड़ियाघर में देखा जा सके, ठीक है। अब जब इंसान ही उस टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, ठीक है, बहुत दिक्कत आ रही है। इवन जब रात के टाइम की अगर अपन बात करें तो रात को 10 बजे 11 बजे भी जो हवाएं चलती है वो बहुत गर्म चलती हैं। अब सोचो आप, क्या हम
जू के अंदर जाकर के जो चिड़ियाघर हैं हमारे घर हमारे आसपास के एरिया में, तो क्या वहाँ पे हम उनको किसी तरह का ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं? क्या उनके लिए हम छिड़काव वगैरह करवा सकते हैं? नहीं ना। ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि एक एक दिन के अंदर, ध्यान से सुनना, एक एक दिन के अंदर जब मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा तो उसमें पाया गया कि एक दिन के अंदर लगभग लगभग 16 से 17 जो बियर वगैरह थे, ठीक है, सॉरी डियर वगैरह जो थे, ये सारे के सारे क्या हो रहे थे, मर रहे थे। और सोचो आप कितनी दयनीय स्थिति हो गई थी उस टाइम पे। ये तो वो है जो हमें पता है। अब मान लो अगर हम यही सिचुएशन जंगलों में देखें, या हम इसी बात को जंगलों से रिलेटेड करके पढ़ें, तो जंगलों के अंदर कितने सारे एनिमल्स वगैरह होंगे, कितनी वाइल्ड लाइफ होगी जिनको इस चीज़ का नुकसान झेलना पड़ रहा होगा। सोचने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं वो भी डिफोरेस्टेशन का एक बहुत ही बड़ा अहम है, रोल है। अगर हम प्लांट्स वगैरह लगा रहे हैं, हम प्लांटेशन कर रहे हैं, हम एफोरेस्टेशन कर रहे हैं, जितने ज़्यादा पेड़ पौधे रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं बना हुआ रहेगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं, इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस in the atmosphere may lead to increase the temperature of the earth as carbon dioxide greenhouse gas। नेक्स्ट, इसके अलावा हम बात करें जो सन से इंफ्रारेड, देखिए हमारा जो सन है ना, वहाँ इतना तो हमें पता है ही सही, आप लोग अब बचपन से लेकर के अभी तक 7th क्लास में आ चुके हो तो पढ़ते हुए आ रहे हो कि जो सन है, जो हमारा सन है वो अल्टीमेट सोर्स है किसका, एनर्जी वगैरह का, है ना। अब ये जो सोर्स है तो भाई यहाँ से ऐसा तो है नहीं कि सभी की भाई एनर्जी हमें जो है बहुत डायरेक्टली मिल रही है, यहाँ से क्या हो रहा है, इंफ्रारेड वगैरह भी आ रही हैं, ठीक है ना। वो जो अल्ट्रा वायलेट रेज वगैरह होती हैं वो भी यहाँ पे आती हैं, और इनकी वजह से भी क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। एज इट इज कॉपी कर लीजिए बेटा, फटाफट से लिख लीजिए फटाफट से। लिख लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, जब कंसंट्रेशन बढ़ रही है, ध्यान रखना बेटा, बार बार मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बता रहा हूँ, यह जो चैप्टर है इतना इम्पोर्टेंट है कि जब आप, ध्यान रखना, जब आप 8th क्लास में आ जाओगे, मैं आप लोगों को बता दूं तो 8th क्लास में एक चैप्टर है हमारे पास में, पोल्यूशन इन एयर एंड वाटर। ये तो 8th क्लास की मैं बात कर रहा हूँ। जब आप 9th क्लास में आ जाओगे वहाँ पे हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, ठीक है। और जब आप 10th क्लास में आ जाओगे तो वहाँ पे आप पढ़ोगे मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो वहाँ पे भी आप लोगों को ये एज इट इज देखने को मिलेगा। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोबारा से कि इस चैप्टर को आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। अब इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ रही है तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर के अंदर जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज होगा ही होगा, और जिसकी वजह से जो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है, ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। अब ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में क्या करेंगी, हमारे एटमॉस्फेयर को डैमेज करने का काम करेंगी, और इसी की वजह से जैसे सूखा वगैरह ऐसी प्रॉब्लम, इसके अलावा रेनफॉल वगैरह वाली जैसी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। क्लियर है? आगे बढ़े।
चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स। देखा होगा आप लोगों ने, जब अर्थ के अर्थ पे अगर अपन देखें कि बहुत ज़्यादा, जैसा आप लोगों ने देखा होगा केदारनाथ वाला जो सीन है, ठीक है ना, आज भी कई लोग जो हैं आज भी वहाँ पे गुमशुदगी की तलाश में है। कहने का मतलब वहाँ पे भाई बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी वो, एक तरीके से देखा जाए। अब एक बात बताओ, तो इसके पीछे कौन रेस्पॉन्सिबल है? सोचने वाली बात है भाई। इतने ज़्यादा फ्लड्स वगैरह आ रहे हैं, बाढ़ वगैरह आ रही हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आप लोग देखिएगा, ये उत्तराखंड साइड में ज़्यादा देखने को मिलता है। वहाँ पे जो रोड वगैरह होते हैं ना, ज़मीन वगैरह जो होती है, ये पूरी की पूरी खिसक जाती है अपनी जगह से। मालूम भी नहीं चलता है कि यहाँ पे पहले के टाइम पे जो है वो थी, क्या कहते हैं, रोड हुआ करती थी, और देखा जाए तो वहाँ पे पूरी की पूरी जो रोड होती है वो उखड़ जाती है। कहने का मतलब क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं डिफोरेस्टेशन ही इसके पीछे रेस्पॉन्सिबल है। वही अपन देखते हैं, वेजिटेशन हेल्प्स इन द टू एब्जॉर्ब रेन वाटर दैट फॉल ऑन द अर्थ। अब एक बार बताओ, मेरे को एक बार बताइए आप लोग, अगर पेड़ पौधे होंगे तो वो क्या करेंगे, वो सोइल को बना के रखेंगे, बांध के रखते हैं, सोइल को बाइंड करके रखने का काम करते हैं। अब बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, पेड़ पौधे सारे के सारे हम लोगों ने काट दिए, तो क्या होता है, पानी बहना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब उसको रोकने वाला तो कोई है ही नहीं, क्योंकि पेड़ पौधे तो हम क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी काट चुके हैं। अब होता क्या है, जब पेड़ पौधे सब कुछ कट चुके हैं, तो ये जो बाढ़ होती है, ये एक नुकसान बना करके, या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक हमारे लिए नुकसान, हमेशा नुकसान ही हुआ है, ऐसा नहीं किसी को फायदा हुआ, कभी कोई फायदा नहीं हुआ, नुकसान ही होता है। जब मान लो पूरा का पूरा रोड बह जाएगा, उस रोड को बनाना, उसको कंस्ट्रक्ट करना, कितने लोग बागों की जान माल की हानि हो जाती है। इतना ही नहीं, कितने ही लोग इधर से उधर बेघर हो जाते हैं। बहुत सोचने वाली बात है। इससे सबसे अच्छा एग्जाम्पल केदारनाथ का मैं बता सकता हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट हम बात करें विच कुड गिव राइज टू फ्लड, जो एक टाइम किस सिचुएशन में आ जाती है, फ्लड के अंदर आ जाती है। लॉस ऑफ वेजिटेशन में लीड द रिडक्शन इन द बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल पार्टिकल्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, जो सोइल पार्टिकल की जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस्ड हो जाती है। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, बाढ़ वगैरह आएंगी, बाढ़ आएंगी तो वो नुकसान हमें ही पहुंचाएंगे, किसी और को तो नहीं पहुंचाएंगे। एज अ डिस को कॉपी कर लीजिए फटाफट से, ठीक है। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेजर्टिफिकेशन देखा होगा आप लोगों ने। देखो, डिफोरेस्टेशन की अगर अपन बात करें, आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछूं, क्या सर, या आप लोगों के मन में क्वेश्चन आए कि डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं तो वो क्या धीरे धीरे डेजर्टिफिकेशन है, या कहीं ना कहीं वो डेजर्टिफिकेशन है? दो तरह की चीजें हो जाती हैं। देखो, अगर हम डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ में पीछे पीछे हम क्या करते जा रहे हैं, पेड़ पौधे भी लगाते जा रहे हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं हमें फर्नीचर वगैरह की रिक्वायरमेंट हो, कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, कई सारे वर्क ऐसे होते हैं जो बिना पेड़ पौधों के हमारे संभव नहीं हो पाते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं, लेकिन पीछे हम पेड़ पौधे लगाते भी जा रहे हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, डेजर्टिफिकेशन नहीं होगा, ठीक है। वहाँ पे किसी भी तरह का कोई वहाँ पे डेजर्ट नहीं बनेगा, लेकिन हम पेड़ पौधे काटते तो जा रहे हैं, लेकिन लगाया एक भी नहीं है। तो धीरे धीरे ये वाली सिचुएशन होना स्टार्ट हो जाएगी, एंड दिस सिचुएशन इज नॉन एज डेजर्टिफिकेशन।
स्टूडेंट्स, डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज विच लीड्स टू द चेंज इन सोइल प्रॉपर्टीज। देखा होगा आप लोगों ने, आप लोगों को मैं बता दूं कि जो सोइल की फर्टिलिटी होती है, सोइल जो इतनी उपजाऊ होगी वो, क्या अगर कुछ नहीं करना है हम लोगों को, अगर मान लीजिए एक पेड़ भी वहां पे लगा हुआ है, तो पेड़ पौधे जब ग्रो करेंगे, ग्रो करने के बाद में उनसे जो सीड्स वगैरह होंगे, जो उनका फ्रूट्स वगैरह होंगे, वो जब जमीन में गिर जाते हैं तो होता क्या, वहाँ पे दूसरे पेड़ पौधे लग जाते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, पहले के टाइम पे कोई कहीं पे पेड़ पौधे लगाने जाना करने का काम नहीं होता था, लेकिन आज के टाइम पे देखा गया ना, तो आज के टाइम पे क्या होता है, जो हमारी बाउंड्रीज वगैरह होती है, रोड के जो किनारे होते हैं, वहाँ पे देखना आप लोग सीमेंटेड ईंटें वगैरह जो होती हैं वो लगा दी जाती है। अब जब पेड़ पौधे जब इंक्रीज होंगे तो वहाँ से जो पेड़ पौधों से जो सीड वगैरह गिर रहे हैं, तो होता क्या है, वो सीमेंट के ऊपर गिर रहे हैं। जब वो सीमेंट के ऊपर गिरेंगे तो वो उगेंगे क्या, वो तो धीरे धीरे खराब हो जाते हैं। पहले के टाइम पे ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले के टाइम पे साइड में जब पेड़ पौधे उगात करते थे तो होता क्या था कि उनसे जो सीड होते थे वो सब के सब वहीं नीचे गिर जाते थे, और उनसे और भी पेड़ पौधे हमें देखने को मिलते थे। अब हो क्या रहा है, जो ऑलरेडी वहां पे लगा हुआ है उसकी केयर ढंग से नहीं हो पा रही है, और दूसरों को हमने लगने का मौका ही नहीं दे रहे, हम तो और सीमेंटेड कर रहे हैं। सीमेंटेड करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक इंजीनियरिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यार हम जो है बस उसके चारों तरफ एक जगह छोड़ दी और जगह छोड़ने के बाद में उगने के लिए छोड़ दिया, नहीं ऐसा होगा। आप देखना जितने भी महानगर वगैरह होते हैं वहाँ पे सीमेंटेड नहीं होता हो, एक एरिया छोड़ दिया जाता है, एक कॉमन एरिया छोड़ दिया जाता है, ताकि होता क्या है कि वहाँ जब वो ग्रो करें, जो पेड़ पौधे हैं वो जब ग्रो करें तो होता क्या है कि जब इनसे सीड वगैरह नीचे गिरेंगे, जो इनके फ्रूट्स वगैरह होंगे वो जब नीचे गिरेंगे तो उनमें जो सीड वगैरह होगा तो उनसे हमें दूसरे प्लांट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। ठीक है, डेजर्टिफिकेशन के बारे में अपन बात करें, मैं बात बता रहा था आप लोगों को सोइल की प्रॉपर्टीज के बारे में। जब सोइल अपनी प्रॉपर्टीज खो देगी, कहने का मतलब उसकी फर्टिलिटी वाली जो प्रॉपर्टी है उसको जब वो खो देगी तो होगा क्या, वो धीरे 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 बंजर हो जाएगी, और वहाँ पे हमें एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वो डेजर्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिजिकली प्रॉपर्टीज ऑफ द सोइल गेट अफेक्टेड बाय द प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। देखा होगा आप लोगों ने, जहाँ पे पेड़ पौधे प्रेजेंट हैं, जहाँ पे पेड़ पौधे ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, वहाँ की जो सोइल होती है वो कितनी उपजाऊ होती है, वहाँ पे आप कुछ भी उगाओ वो चल पड़ता है। ठीक है ना। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्ट इनटू डेजर्ट। और देखा होगा आप लोगों ने कि धीरे 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 जो एक तरीके से जितना उपजाऊ जगह थी वो डेजर्टिफिकेशन में कन्वर्ट हो चुकी है, डेजर्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। एज इट इज आप एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग। चले आगे। देखिए, चिपको मोमेंट्स के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि हुआ क्या था कि एक टाइम की बात बता रहा हूं मैं। पहले हम राजस्थान से बारे में बात करेंगे। स्टार्टिंग इसकी उत्तर प्रदेश में हुई थी, सुंदरलाल बहुगुणा ने करी थी, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, टेंशन वाली बात नहीं। अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, और काटने के पीछे जो रीजंस हैं उन्होंने बताए हैं कि पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। ओके, हमने मान लिया। उन्होंने ये भी बताया कि भाई पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो उसको खाने पीने की ज़रूरत होगी, खाने पीने की ज़रूरत होगी तो उनको क्या चाहिएगा, उनको खाना पीना भी चाहिएगा, और खाना पीना चाहिएगा तो एग्रीकल्चर लैंड्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी, तो एग्रीकल्चर के अंदर कन्वर्ट कर जाए। ठीक है, ये भी मान लिया हम लोगों ने। लेकिन जो ऑलरेडी पहले से ही पेड़ पौधे ऐसे हैं जो रेयर है, जिनकी पूजा वगैरह हो रही है, जो हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम को बनाए हुए हैं, जब इनको काटा जाने लगा तो लोग बागों के अंदर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यार कहीं ना कुछ गलत हो रहा है, ये भावना आ चुकी थी। अब राजस्थान के अंदर जोधपुर एक
डिस्ट्रिक्ट है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक जो है हमारे जोधपुर की अगर अपन बात करें, राजस्थान स्टेट के अंदर जोधपुर एक छोटा सा और बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पे आप लोगों को बता दूँ, उस जगह पे खेजड़ली करके एक गांव है, खेजड़ली, ठीक है। उस खेजड़ली गांव के अंदर एक वृक्ष हुआ करता है जिसका नाम है खेजड़ी, ठीक है। अब हुआ क्या, वहां के राजा ने भैया आदेश दिए कि हमारे क्या होगा, इस तरीके से कुछ भावनाएं, इस तरीके से कुछ कथाएं, इस तरीके से कुछ स्टोरीज हम जो है बनी हुई हैं, जिनके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। होता क्या है कि वहां पे प्लांट जो पेड़ पौधों की ज़रूरत हुआ करी होगी, तो पेड़ पौधों की जब ज़रूरत हुई तो हुआ क्या, वहाँ के जितने भी सेनापति थे उन्होंने उनको काटना स्टार्ट कर दिया। जब उनको काटना स्टार्ट किया गया तो वहाँ के लोग बागों ने मना कर दिया कि नहीं काटने देंगे, क्योंकि ये वृक्ष हमारे लिए जीवन है, इन्हीं से ही हमारा जीवन बना हुआ है। अगर ये है तो हम हैं, ये नहीं तो फिर हम भी नहीं। तो वहाँ पे एक लेडी थी जिनका नाम था अमृता देवी, और अमृता देवी के सानिध्य में इन पेड़ों को बचाया गया। कहने का मतलब ये कि इन पेड़ पौधों को क्या कर लिया गया, इनसे चिपक गए ये लोग, इनको हक कर लिया, इनसे चिपक गए। तो इस वर्ड से ही बना चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन, ठीक है। था अब हुआ क्या बेटा, बात को समझना। इस चिपको मूवमेंट में लगभग 363 जो लोग थे वो मर गए थे। देखो आप, पेड़ पौधे काट दिए, साथ में भले इंसान कट जाए कोई दिक्कत नहीं। जब इस बारे में पता चला तो वहाँ पे उसी टाइम से ये कानून बना दिया गया कि यहाँ पे किसी भी तरह का पेड़ पौधे नहीं काटे जाएंगे। सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आप लोगों को बता दूँ, हमारे बॉलीवुड के एक बहुत बड़े अभिनेता हैं, ठीक है ना, एक्टर हैं, जिन्हों को जोधपुर के चक्कर काटने पड़ रहे थे, ये बात मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो यही वो लोग थे जिनकी वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है। जोधपुर के अंदर चक्कर काटना, तो कहने का मतलब वहाँ पे बारहसिंगा जो होता है ना, ब्लैक कलर का जो हिरण होता है, उसको मारना, मतलब ये मान लीजिए बस पता चल ही जाता उन लोगों के कैसे न कैसे, क्योंकि उन लोगों के पास में इनकी काउंटिंग रहती, किसकी किस तरीके से मौत हुई ये भी उन्हें पता होता है, और एक एक वृक्ष के बारे में उन्हें पता होता है कि भाई कहाँ पे क्या क्या हुआ है। फटाफट से एज इट इज आप लोग देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर मैं आप लोगों को बता दूं कि एक थे हमारे सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है ना, इनके सानिध्य में भी सेम टू सेम यही सिचुएशन हुई थी। एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। फटाफट से लिख लीजिए इसको, चिपको मोमेंट। ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड थे, सुंदरलाल बहुगुणा। चलें आगे। अब हम बात करते हैं पॉल्यूशन के बारे में। देखिए ध्यान से सुनना बेटा, व्हाट इज पॉल्यूशन, क्या होता है पॉल्यूशन। आप लोगों से मैं पूछूं कि पॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, तो सिंपल सी बात आप ये कहोगे कि सर वो पार्टिकल्स या ऐसे सब्सटेंस जो हमारी एयर के साथ मिल जाएं या हमारे वाटर के साथ मिल जाएं और उसको क्या कर दें, पॉल्यूट कर दें। अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूं, क्या सभी जितने भी शुद्ध पानी आपको दिया गया, ठीक है ना, क्लीन वाटर कहने का मतलब, शुद्ध तो नहीं बोल सकता मैं क्योंकि अगर मैंने प्योर बोल दिया तो वर्ड गलत हो जाएगा। अगर मैं आपको क्लीन वाटर देता हूँ, जिसमें आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा, एकदम क्लीन नजर आ रहा है, क्लीन, ध्यान से सुनना, क्लीन वाटर है, क्या जितने भी क्लीन वाटर हैं वो पोर्टेबल है, ड्रिंकेबल है? नहीं होता, ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुछ ना कुछ किसी ना किसी टाइप के क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करें एयर पोल्यूशन से रिलेटेड, तो आप लोगों को पता होगा जितने भी व्हीकल्स वगैरह चल रहे हैं, ठीक है, इनसे क्या है, ऐसा तो है ही नहीं कि भाई धुआं वगैरह नहीं निकल रहा होगा। धुआं नहीं निकल रहा होगा तो किसी ना किसी एक गाड़ी से तो धुआं निकल रहा होगा, ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है। इंडस्ट्रीज वगैरह के बारे में अपन बात करें तो इनसे क्या निकल रहा है, जो एयर के अंदर जो धुआं वगैरह निकल रहा है, इसकी वजह से भी क्या हो रहा है। इसके अलावा हम बात करें ह्यूमंस बीइंग की जो इतनी भी हैबिट वगैरह है, स्मोक वगैरह करना, अपने आप को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब
ये जो नुकसान हो रहा है हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम को भी हो रहा है। कहने का मतलब वापस से हम वहीं पे घूम करके आ चुके हैं कि अगर इकोलॉजी बर्बाद हो रही है, नेचर कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही है, तो उसका जो इफेक्ट है इनडायरेक्टली वो हमारी बॉडी के ऊपर देखने को मिलेगा। ये बात करी मैंने किसके बारे में, एयर के बारे में। अब मैं आप लोगों को बता दूं वाटर पॉल्यूशन के बारे में। देखिए जितने भी हमारे, अगर हम बात करें इंडिया के बारे में, तो हिंदुस्तान, भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है, बिल्कुल सही बात है, आप इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते हो। हम लोग जो हैं कैटल्स वगैरह के बारे में, डोमेस्टिक एनिमल्स वगैरह के बारे में बात करें तो हम इनको भी पाला करते हैं। अब ये जो एनिमल्स वगैरह हैं उन्हीं नदियों में नहा रहे हैं, ठीक है। साथ में जितने भी डेली रूटीन के जितने भी वर्क हैं वो भी हो रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं वाटर भी क्या हो रहा है, पोल्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब जब वाटर पोल्यूट होगा तो कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल सिस्टम गड़बड़ाएगा कि नहीं गड़बड़ाएगा। वाटर पोल्यूशन और किस तरीके से हो रहा है, इसके अलावा अगर अपन बात करें तो आप लोगों को मैं बता दूं कि हम जो फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड्स वगैरह के अंदर, तो उनकी वजह से भी क्या हो रहा है, वाटर पोल्यूट हो रहा है। एज इट इज देख लीजिए पोल्यूशन के बारे में, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर अपन बात करें पोल्यूशन के बारे में, तो पोल्यूशन इज अ कंडीशन ऑफ प्रेजेंस और इंट्रोडक्शन इनटू द एनवायरनमेंट ऑफ अ सब्सटेंस विच हार्मफुल एंड पॉइजनस इफेक्ट। उसका कहीं ना कहीं पॉइजनस इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर होगा ही होगा। जब बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की अगर अपन बात करें, हम बात करें सल्फर डाई ऑक्साइड के बारे में, हम बात करें नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के बारे में, हम बात करें क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में, तो ये कहीं ना कहीं किसकी तरफ संकेत कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमें बता रहे हैं कि भैया ये क्या होगा, ओजोन लेयर को कहीं ना कहीं डैमेज करेंगे। ओजोन लेयर डैमेज हो रही है तो आप इस चीज को समझ लो कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो कहीं ना कहीं हमारी अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगी, हमारी बॉडी की जो स्किन है उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देगी, आई डिजीज होना स्टार्ट हो जाएगा। एयर पोल्यूशन हो रहा है तो एयर पोल्यूशन में जितने डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होंगे वो प्लांट्स की लीफ वगैरह पे जाएंगे। जब प्लांट्स की लीफ वगैरह पे जाएंगे तो प्लांट्स में क्या होते हैं, लीफ में क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अब ये जो पोर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, क्लोज। अब ये जब क्लोज हो जाएंगे तो क्या नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो आप लोग देखना कि इनकी ग्रोथ होना कम हो जाती है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट हम बात करें हायर लेवल ऑफ सस्पेंडेड particular matter affect the functioning of leaf by the closing their stomata, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया। वाटर पोल्यूशन ऑल्सो कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो वाटर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, जो हमारे काम के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कहीं ना कहीं उनको भी इफेक्ट करते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या कर रहे हैं, एज अ इको फ्रेंडली है, हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम को बनाए हुए हैं। और वो क्या कर रहे हैं, जब वाटर पोल्यूशन हो रहा है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इट ऑल्सो कॉजेज चेंज द क्वालिटी ऑफ द सोइल एंड द डिफेक्ट प्लांट्स एंड स्टफ्स। एज इट इज को लिख लीजिए फटाफट से, ठीक है। ये हो चुका है हमारा पोल्यूशन, ठीक है। अगर मान लो हम पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे तो पोल्यूशन नाम जो शब्द है वो हमें देखने को मिलेगा नहीं, मिलेगा लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा उस टाइम पे, है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों ने पोल्यूशन के बारे में पढ़ लिया है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर जो कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के बारे में हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इनके बारे में बताऊंगा, समरी के बारे में देखेंगे, और जो हमारा चैप्टर मैप है
इसके बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर ही डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर देना होगा और इसी के साथ ही आप लोगों को क्या करना है, रिवीजन तो करना बनता है बॉस। और किसी तरह की कोई क्वेरी है, कोई समस्या है, कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चन देखेंगे और जो हमारे चेक पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं इनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।